संतोष सर, बाजार में आज की तारीख में जिस तरीके का है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने की, बाइंग करने की, या अभी और रुकना चाहिए, अभी और इंतजार करना चाहिए? देखिए, आपको सेक्टर्स चुनने चाहिए, कंपनियां चुननी चाहिए, थोड़े बॉटम अप अप्रोच करना चाहिए ऐसे ट्राइंग टाइम में। सबसे पहली चीज आप करें कि जिन भी कंपनियों में बहुत ज्यादा डेट है, आपको उनको एकदम कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए जब तक कि बहुत ही ज्यादा स्क्रीमिंग कुछ चीजें ऐसी नहीं हो उस सेक्टर में या उस कंपनीज में, तब तक आपको एकदम कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। और जैसे ही समझिए कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिनों तक रहेंगे, तो इकोनॉमी के साइकिल में जो सबसे पहले धक्का पहुंचता है वो होता है रियलिटी, और उसके बाद जो है दूसरा, अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर्स हैं। तो इसमें लोग थोड़े से डिफर करते हैं डिसीजन, या फिर कहें कि आपकी लग्जरी आइटम्स जो भी आप खरीदेंगे शायद उसको डिले करें, क्योंकि स्टेपल हम तो कह रहे हैं कि डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है। स्टेपल तो हमको लेने ही पड़ेंगे। हाँ, हम चावल नहीं खाएं, गेहूं खाएं, गेहूं नहीं तो चावल या चने खाएं, ये जरूर हम थोड़े से शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने डिसीजंस को स्टेपल में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो स्टेपल हमको जरूरी होगा लेना, लेकिन लग्जरी आइटम्स जो भी होते हैं उसको शायद लोग डिफर करें। तो उस क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं लग्जरी आइटम में या ऑटोज में, थोड़े से आपको मुझे लगता है कि रुकना चाहिए, देखना चाहिए। ऑल्दो इंडिया में जो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अगर ये ज्यादा दिनों तक बाहर में रहेगा, तो हम लोग जो है कह लें कि इसे अछूते नहीं देंगे, इंसुलेटेड नहीं है हम। वो शॉक हमारी इकोनॉमी में भी लगेगा, पहले लगे, थोड़ा बाद में लगे, लेकिन लग सकता है यहाँ पर। हाँ, रिलेटिवली हम थोड़ी बेटर पोजीशन जरूर होगी इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भी गवर्नमेंट के एंडेवर्स हैं या जो पॉलिसीज हैं सेंट्रल बैंकर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो काफी कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी को बूस्ट करने में अलाइंड है। तो बूस्ट करने में जहां भी अलाइंड है, तो आपको सेक्टर्स चुनने होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, क्योंकि आने वाली सदी ऐसा बता रही है कि अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करी, आने वाली सदी मैन्युफैक्चरिंग की हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे आप ज्यादा ध्यान दें, कैपेक्स करती हुई कंपनियों को ध्यान दें, लेकिन वैल्यूएशंस को भी ध्यान रखें कि मार्केट जब करेक्ट हो, और इसके बारे में हमने काफी चीजें बात की हैं, और उन सारी कंपनियों को आपको निचले स्तरों पे धीरे धीरे, जैसे कि अभी करेक्ट भी हुआ है मार्केट तकरीबन 1.5-2%, तो आपने थोड़ा सा लेना है, वेंचर करना है तो 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन 5%। मैं तो कहूंगा कि 2 से 3% ही लगाएं, लेकिन स्टेगर्ड वे में लगाएं। ठीक है, तो थोड़ा बचा के भी रखें अभी, ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही खरीदारी करें। इसी में संतोष सर, दो चीजें जोड़ रहा हूँ। एक, हमारे एनालिस्ट एक है हमारे पैनल पे, सौम्यदीप भट्टाचार्य जी। वो आज हमारे साथ में शो पे नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने शो के अंदर में कमेंट में अपना एक वो व्यू शेयर किया है आज की गिरावट पे। तो उन्होंने लिखा है कि दिस डिक्लाइन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, नॉट टू पैनिक, दिस इज नॉर्मल करेक्शन विच वाज एक्सपेक्टेड। और उसके आगे लिखा है कि बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप कितना एग्री करते हैं सर इनके व्यू से? देखिए, आप अगर, मैंने हमेशा ये देखना चाहिए कि आप जो है कितनी लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं। और जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि मैं ओवरऑल बुलिश हूँ मार्केट पे, लेकिन अपॉर्चुनिटी को धीरे धीरे आपने इनकैश करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि बॉटम कहाँ पे है। वो उन्होंने लिखने में ऑब्वियसली जो लिमिटेशन है वो होगी, लेकिन वो आपने और बढ़ा दिया कि हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आज कूद पड़े, तो खरीदारी शुरू कर दें। वो है एक स्टॉक है जो उन्होंने सजेस्ट किया है, उस पर मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। उसके अलावा लेकिन एक और कमेंट है जो कि जिन्होंने सवाल पूछा था कि ये जो गिरावट है क्यों हो रही है, और वो वाला, उसी के साथ में उनका कह रहे हैं कि उनको, उनका ऐसा मानना है कि एनबीएफसी, एनर्जी, एफएमसीजी सेक्टर, ये कुछ अच्छे सेक्टर्स हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। आप इनमें से किन सेक्टर्स पे एग्री करते हैं सर? एनबीएफसी, एनर्जी एंड एफएमसीजी। देखिए, मुझे लगता है कि एफएमसीजी तो चूंकि जिस तरह से मार्केट या कह लें कि भारत के बाजार हैं, वहां पर एक लॉन्गर टर्म स्टोरी है, और लॉन्गर टर्म स्टोरी में सस्ते स्टॉक नहीं है इस पूरे क्षेत्र में। तो आपने चुनिंदा शेयर्स को निचले स्तरों पे ध्यान रखें, जब सब्सटैंशियल करेक्शन हो तो एफएमसीजी डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम यूज जो कर रहे हैं चीजें उसको तो शायद ही छोड़ें, लग्जरी वाले आइटम्स को पहले छोड़ सकते हैं। तो लेकिन आपने हमेशा ये डिफाइन करनी है
कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें अच्छी कंपनियाँ कौन है, उस कंपनियों को पहचानें। मुझे लगता है कि अगर एफएमसीजी में जाना है तो आपने गोदरेज कंज्यूमर को कंसिडर करना चाहिए, अच्छी कंपनी है, लेकिन हाल-फिलहाल काफ़ी दाम बढ़े हुए हैं, निचले स्तरों पे ध्यान रखें। और जहाँ तक सवाल है एनबीएफसी की और बैंकिंग सेक्टर की, तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी थोड़ा एक ट्रिकी सेक्टर है और अगर इन्फ्लेशन, जॉब लॉस आते हैं, तो सबसे बड़ा जो कभी भी झटका लगता है या इकोनॉमी में कह लें या पॉलिसी वाइज़ सबसे पहले एनबीएफसी को लगता है क्योंकि वो एक कमज़ोर कड़ी है। और उनके जो भी क्रेडिट जो दिए हुए हैं, वो रिलेटिवली बैंक से लेसर जो जो क्रेडिट पॉजिटिव लोग हैं उनको दिया हुआ, अदरवाइज़ बैंक ही दे देती है उनको। तो वो चीज़ों को ध्यान रखना सिलेक्टिवली आपने अच्छी एनबीएफसीज़ को चुनना है, अच्छी चीज़ों को देखना है एनबीएफसी में कौन-सी चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि अगर आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की तरफ जा रहे हैं तो एक अच्छा है। जो कह लें कि एक ट्रांसपोर्ट में है एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, मुझे वो ठीक लगता है। चुनिंदा मतलब अगर एनबीएफसी में भी जाना है, होम फाइनेंस में भी चुनिंदा कंपनियाँ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो होगी वो बैंक्स की तरफ होगी जहाँ की रिलेटिवली सेफर होंगे बैंक बढ़ती इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। उसमें क्यों ऐसा है क्योंकि अभी क्रेडिट ऑफटेक हमने देखा है क्योंकि इंडिया में बहुत सालों के बाद एलेक्स जी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर केपेक्स साइकिल जो है वो चल पड़ी है। प्राइवेट केपेक्स पहले तो गवर्नमेंट केपेक्स कर ही रही थी क्योंकि इकोनॉमी को चलाना है और उसके बाद अब प्राइवेट केपेक्स भी बहुत सारे सेक्टर में हैं। आप स्टील सेक्टर देख लें, केमिकल सेक्टर देख लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लें तो इन तमाम जगह में केपेक्स है। तो आपको देखना चाहिए कि केपेक्स का जो सबसे बड़ा लाभान्वित होगा वो कंपनियाँ तो होंगी ही, लेकिन फंड कहाँ से आएगा? तो वो बड़ी-बड़ी बैंकों से आएगा और बड़ी-बड़ी बैंकों से जो भी आएगा तो मुझे लगता है कि वो बड़ी बैंकें उसको ज़्यादा कैपिटलाइज़ करेंगी और दूसरी चीज़ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड में एक फिलिप देता है इनका काशा रेशियो जो कि कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी कम हो जाता है उससे क्योंकि आप देखेंगे जितनी बड़ी बैंकें हैं 45 से 60% तक 60 में एक ही है केवल कोटक बैंक है अदरवाइज़ 45 से 50% के बीच में बहुत सारी बैंकें हैं जिनका काशा रेशियो बहुत ही कम हो मतलब है। फंड का पूरा परसेंट आप समझिए 50% उनको फ्री तरह से फंड मिलता है जो कि सेविंग बैंक्स में आपको कितना इंटरेस्ट देते हैं। करंट में तो कुछ ही नहीं मिलता है। वो फंड वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने लॉन्गर टर्म जो भी एडवांसेस हैं। एनबीएफसी थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है, जब ट्रिकी है जो आप कह रहे हैं कि वो दोनों तरफ है कि एक तो जब इस तरीके की टर्बुलेंस होगा, जब चीजें खराब होंगी, इन्फ्लेशन होगा तो लोग लेंगे, लेकिन लोन लेंगे एक चीज है, लेकिन लोन डिफॉल्ट भी उसी तरीके से बढ़ेंगे क्योंकि नौकरियां कम होंगी, तनख्वाहें कम होंगी और वो सारे चैलेंजेस होंगे। तो वो भी एक उसके साथ में एक एलिमेंट है।